हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी को पता है कि भाई CUET और अदर एग्ज़ाम्स के अंदर जीके कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है, इतना इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। तो उसके लिए मैं लेके आया हूँ आपके सामने कुछ क्वेश्चंस और रिवाइज कराऊंगा आपको, थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको कि हाँ भाई किस तरह से आपको अटैम्प्ट करना है और याद कराने की कोशिश करूँगा ताकि आपको याद हो जाए। और ये क्वेश्चन अगर आप कहीं देखें तो फटाफट से इसका आंसर लगा दें, ठीक है। और जितने भी एग्ज़ाम होते हैं जिसके अंदर जीके आता है उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इस वीडियो को पूरा देखें एंड तक, आपको इस देखने के बाद ये क्वेश्चंस याद हो जाएंगे आपको और आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो चलिए मैं कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके सामने कराने जा रहा हूँ। जीके का टॉपिक हर कोई जानता है कि कितना इम्पोर्टेंट होता है, कितना इम्पोर्टेंट होता है। चलिए मैं आपको मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद फंडामेंटल राइट। फंडामेंटल राइट से कौन से पार्ट, यानी आप सभी को पता है कि टोटल जो है कितने पार्ट हैं हमारे पास। तो टोटल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 25 पार्ट है ना। जो कॉन्स्टिट्यूशन डिवाइड है वो 25 पार्ट के अंदर डिवाइड है। पहले जो थे वो 22 पार्ट था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ओरिजिनली, अब जो है 25 पार्ट है, ठीक है। तो अभी कौन से पार्ट के अंदर, यानी कि सेकंड पार्ट में, थर्ड पार्ट में, फोर्थ पार्ट में, फिफ्थ पार्ट में, किस पार्ट में फंडामेंटल राइट के बारे में दिया गया है। तो मैं आपको सही आंसर बता रहा हूँ इसका जो सही आंसर है वो है पार्ट थर्ड। पार्ट थर्ड में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल राइट की बात की गई है। ये आपको याद रहना चाहिए, आपको याद भी रहेगा, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। और वीडियो को पूरा एंड तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि और भी इसी तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। चलिए जरा देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इस क्वेश्चन को अगर मैं डिटेल में बताऊं तो बताने की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये क्वेश्चन हर कोई जानता है, और अगर नहीं भी जानता है तो इस वीडियो को देखने के बाद आपको ज़रूर ये याद हो जाएगा। चलिए देखिए, हु वाज द चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। महात्मा गांधी हमारे ऑप्शन में है, जवाहरलाल नेहरू हमारे ऑप्शन में है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हमारे ऑप्शन में है, सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे ऑप्शन में। चारों बहुत ही बड़े अपने आप में ग्रेट पर्सनैलिटी थी। अब इनमें से चारों में से कौन सा ऑप्शन हो सकता है? तो चारों में से सही आंसर जो है इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलिए देखते हैं। हाँ, ये कहता है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड। अब चार ऑप्शन दिया गया है आपके सामने। चार ऑप्शन में से देखिए पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 26 नवंबर यानी 26 नवंबर 1949 और 15 अगस्त 1950। इनमें से बताइए चारों में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो ये बताता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है कब एडॉप्ट किया गया था। एडॉप्ट, यहाँ वर्ड है एडॉप्ट। एडॉप्ट पे ध्यान रखना। मैं कम से कम नहीं तो 60 से 70% स्टूडेंट से मैं देख चुका हूँ कि वो लोग इसका आंसर गलत लगा देते हैं क्योंकि उनको लगता है कि इसका आंसर जो है वो 26 जनवरी 1950 है, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका सही आंसर जो है वो 26 जनवरी 1949 है, यानी कि इस दिन संविधान को यानी कॉन्स्टिट्यूशन को एडॉप्ट किया गया था, ठीक है, और लागू हुआ था इनेक्ट। जिस तरह से जैसे आप देख रहे हो बीएनएस यानी भारतीय न्याय संहिता और अदर 2 कानून और भी हैं, जैसे कि मान लो कि आपका बीएसए भारतीय साक्ष्य अधिनियम और बीएनएसएस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये सारे बन गए हैं, लेकिन इनेक्ट जो है यानी लागू जो होंगे वो 1 जुलाई से होंगे। इसी तरह से संविधान हमारा बन के तैयार हुआ, एडॉप्ट हो गया था 26 नवंबर 1949 को, लेकिन लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। लेकिन लोग इसका आंसर आई डोंट नो क्यों भाई 26 जनवरी 1950 क्यों लगा देते हैं। आप तो नहीं लगाएंगे ऐसा, मुझे पता है आप नहीं लगाएंगे क्योंकि अब आपको ये पता चल चुका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखते हैं हम फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा चेक करते हैं, ठीक है।
हाउ मैनी शेड्यूल्स आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल हैं बताइए। इसमें से कोई भी इसका आंसर है या नहीं आपको बताना है। इसमें से मैं बता रहा हूँ आपको, इसमें से कोई भी इसका आंसर नहीं है। एक ऑप्शन अलग से ऐड करना पड़ेगा आपको। एक ऑप्शन ऐड कर लीजिए 12 और वही उसका आंसर होगा। अब मैं आपको बता दूं जरा, टोटल ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 8 शेड्यूल था, आज की डेट में 12 शेड्यूल है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, चलिए देखिए क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड बाय, पहला ऑप्शन है पार्लियामेंट के द्वारा, द पार्लियामेंट, द लोकसभा दूसरा ऑप्शन, द राज्यसभा तीसरा ऑप्शन, एंड इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वो क्या हो सकता है? पार्लियामेंट चुनाव चुनती है प्रेसिडेंट को, या फिर लोकसभा चुनती है, या राज्यसभा चुनती है? तो आपको बताना है इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर है इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिए, हु इज नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर कौन है? तो ऑप्शन है हमारे पास जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार पटेल। 4 ऑप्शन दोबारा से है, चारों ग्रेट पर्सनैलिटी है। आपको इनमें से देखना है कि भाई हु इज़ नॉन एज द फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं जरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर कंटेन्ड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यानी कि डीपीएसपी नीति निर्देशक तत्व जो है संविधान के किस भाग में है, यानी कि किस पार्ट में है। आपको मैंने बताया था टोटल पार्ट 25 है और पहले 22 पार्ट थे, उनमें से किस पार्ट में डीपीएसपी है, यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। तो दोस्तों और मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, पार्ट 4 के अंदर जो है डीपीएसपी के बारे में बात की गई है। ठीक है, और आपको याद रखना है पार्ट 4। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट से देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन। विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द राइट टू इक्वालिटी। भाई 14 से 18 राइट टू इक्वालिटी की बात करता है, या फिर 19 से 22 का आर्टिकल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का बात करता है, या फिर 23 और 24 की आर्टिकल बात करता है, या फिर 25 से 28 के बारे 28 जो आर्टिकल है वो ये बात करता है। ठीक है, तो आपको आंसर देना है, और इसका जो सही आंसर है मेरे प्यारे बच्चों और प्यारे दोस्तों, देखिए इसका सही आंसर है 14 से लेके 18 का जो आर्टिकल है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। मुझे लगता है आपको याद रहेगा, आर्टिकल 14 से 18 जो है वो राइट टू इक्वालिटी के बारे में बात करता है। आपको ये क्वेश्चन ज़रूर याद रहेगा, ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए जरा। The concept of judicial review in India is borrowed from which country? The concept of judicial review in India is borrowed from which country? इसका जो सही आंसर है वो आपको बताना है, यूनाइटेड स्टेट या यूनाइटेड किंगडम या ऑस्ट्रेलिया या फिर कनाडा। तो इसका जो सही आंसर है वो है यूनाइटेड स्टेट यानी अमेरिका। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट से। ये देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है।
द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज 4 ईयर, 5 ईयर, 6 ईयर या फिर 7 ईयर। तो इसमें सही आंसर जो है वो है 5 ईयर। 5 ईयर जो है इसका सही आंसर है। ठीक है, तो इस तरह का मैं और भी वीडियो आपके सामने लाता रहूँगा। आपके सामने और भी कोई क्वेश्चन है या फिर आपको कोई तरह की कोचिंग लेनी है जो कि CUET से रिलेटेड या फिर क्लैट से रिलेटेड या फिर आप जामिया से रिलेटेड, कोई भी किसी भी प्रकार की इंक्वायरी करनी हो आपको या फिर कोई भी किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछना हो, फील फ्री टू कॉन्टैक्ट। ओके, यह 8178747065 ये मेरा नंबर है। इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं किसी भी टाइप की हेल्प के लिए, किसी भी टाइप के क्वेश्चंस के लिए। कोई फॉर्म भरने में आपको दिक्कत आ रही हो, ठीक है, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं उसमें ज़रूर आपको हेल्प करूंगा। किसी भी प्रकार की आपको हेल्प चाहिए, ठीक है, या तैयारी कैसे करनी है, किस तरह से करनी है ताकि आपका सिलेक्शन हो जाए। देखिए मेरे लिए मैटर ये करता है कि आपका साल ख़राब नहीं होना चाहिए। आपका अगर साल ख़राब हो गया तो फिर आप समझ लो कि कितना नुकसान होता है। एक साल अगर मान लो, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि आप अगर एक साल जब लेट होते हैं ना किसी भी चीज़ को करने में, तो सपोज़ करो कि आप अगर मान लो 20,000 भी कमाते हैं, मैं अगर एवरेज बता रहा हूँ, ठीक है, ये तो बिल्कुल ही कम होता है, बिल्कुल ही कम होता है, बट मैं एक अप्रोक्सीमेट एक नॉर्मल बता रहा हूँ। अगर 20,000 भी कमाते हैं, टाइम भी गया, ठीक है, ये 20,000 का मतलब हो गया कि भाई अगर 12 यानी 2,40,000 रुपीज़। अगर आप एक साल जल्दी एडमिशन लेंगे, एक साल पहले जॉब करेंगे, ठीक है, तो आप कम से कम जो है 2,40,000 का नुकसान कर रहे हैं। तो इसीलिए टाइम वेस्ट मत कीजिए, कितना भी आपको वो करना पड़े, ठीक है। टाइम बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। ये एक साल सिर्फ तैयारी ना करने की वजह से आपका रह जाएगा, इसलिए तैयारी खूब दब के करें, ठीक है। किसी भी प्रकार की टेंशन ना लें और खूब अच्छे तरीके से मेहनत करें। और सारे फॉर्म यानी कि जो इम्पोर्टेंट है, जितने भी लॉ के एग्ज़ाम्स होते हैं, CUET, UG, PG और क्लैट, ALET, ठीक है, MH, CET, जामिया, ये सारे भर दें। और जिधर भी मिल जाए, क्योंकि सारे मैं बेस्ट के बता रहा हूँ, जिधर भी मिल जाए आप फटाफट से लॉ कर लें, ठीक है। और भी जो अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, और जो लोग हैं वो अगर और भी अदर एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तभी क्योंकि जो मेरा ये चैनल है, वो वीडियो जो है मेरे पास जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ वो सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम की तैयारी करने वालों के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना, शेयर कर देना अगर किसी को भी ज़रूरत है तो। और हमारा अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक